अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन, नई सुबह और जुम्मा मुबारक। और हम देख रहे हैं कि मौसम जो है एक बार फिर से बदला बदला नज़र आ रहा है। सो ये बदलता मौसम भी बहुत सारे लोगों को मुबारक हो, क्योंकि मौसम अच्छा बदला है, ठंडी हवा है और हम देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि शायद बारिश हो सकती है। लेकिन ये बारिश हो जाए, मगर कभी कभी ये बारिश जो अपनी रहमत होती है बड़ी जहमत बन जाती है। कभी नहीं सर, कभी कभी रहमत होती है, बाकी तो जहमत ही होती है। लेकिन देखें, जितनी बारिश होनी है फौरन हो जाए और फौरन होकर चली जाए, क्योंकि क्रिकेट ग्राउंड में खूब गहमा गहमी है। T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया गया और इंग्लैंड की टीम भी आ चुकी है। कल वो पहुंची थी कराची, इसीलिए हम कह रहे हैं जितनी बारिश होनी हो जाए, चली जाए, मैच के बीच नहीं होना। और हमने पता नहीं क्या क्या देख लिया अपनी जिंदगी में, ये देखना बाकी रह गया कि कराची में बारिश की वजह से मैच मनसूख हो जाए। तो प्लीज ऐसा ना हो। अब सिलेक्शन भी हो गई है हमारी, अब कौन इन है और कौन है आउट, इस पे भी शो में करेंगे बात। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये कि बारिश हो जाएगी आज मैच के दौरान और पता नहीं क्यों आज वैसे मैच है नहीं, आज मैच है नहीं। मैं यही सुनना चाह रही थी कि फैसल जितने लोगों को डरा रहे हैं ना, उन लोगों को पता चल जाए कि भैया आज मैच नहीं है, बारिश हो भी जाती है तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ज़रा आगे बढ़ते हैं। उज़्बेकिस्तान में होने वाली अहम मुलाकात और सियासत पर भी बात करते हैं। एक तरफ डेंगू है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वबाई अमराज तेजी से फैलने लगे हैं। कराची में घर घर में लोग जो हैं उन्हें नज़ला है, ज़ुकाम है। सिर्फ घर घर में नहीं, स्टूडियो में, और स्टूडियो के शायद एक बंदे को नज़ला भी है, ज़ुकाम भी है, बुखार भी है। अब अच्छा, एक कन्फ्यूजन है जी कि ये जो बुखार है, ये जो नज़ला है, ये जो आपकी बॉडी पेन है, क्या ये डेंगू है या फिर हम इसे नॉर्मल ले रहे हैं? अच्छा जी, आज हम प्रोग्राम में इस पे बात करेंगे, क्योंकि इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि लोग कंफ्यूज होते जा रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ा अहम मामला है। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बगैर सोचे समझे खबर को एक तो सोशल मीडिया पे अपलोड करना और फिर उसको सर्कुलेट करना, फैलाना किस कदर संगीन जुर्म है और किस तरह ये अच्छे लोगों की ज़िंदगी दाव पर लगा रहा है। रावलपिंडी में हुआ ये कि जी बताया गया एक वैम्पायर डॉक्टर है जी, वैम्पायर डॉक्टर, ये एक जाली खबर थी। और फिर हुआ क्या, इस डॉक्टर के साथ क्या हुआ, इस पे आज हम बात करेंगे शो में। लेकिन आगाज़ करते हैं, और आगाज़ में जैसे हमने आपको बताया कि क्रिकेट का दौर है भाई। और क्योंकि हम अभी जैसे कल भी हमने आपको बताया था कि ताज़ा हमारा दिल टूटा था दुबई में, तो उसकी रिबॉन्डिंग बड़ी ज़रूरी है। ऐसे में इंग्लैंड की टीम कल 17 साल बाद पाकिस्तान आई है। कराची स्टेडियम में आज प्रैक्टिस होगी और इंग्लिश कैप्टन जो है जॉस बटलर, वो कहते हैं कि कोशिश करेंगे क्रिकेट अच्छी हो और अच्छे क्रिकेट से चेहरों पर खुशियाँ लाए। सीरीज़ के 4 मैचेस जो है वो कराची में खेले जाएंगे, आखिरी 3 मैचेस लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। की टीम 17 साल बाद पाकिस्तान पहुंची तो पीसीबी के आला ओहदेदारान ने इस्तकबाल किया। टीम को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। कप्तान जॉस बटलर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान T20 की अच्छी टीम है, ये सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारियों का अच्छा मौका है। बटलर इंजरी की वजह से इब्तदाई मैचेस नहीं खेलेंगे। Tough times that people of Pakistan are facing at the moment with the floods. No, I don't see it that way at all. No, we know how strong Pakistan are. A lot of match winners on both teams, and that's what you need in T20 cricket. Alex Hale's back in our squad. We know what a fantastic player he is. Is an incredibly destructive player at the top of the order. इंग्लैंड के कप्तान पाकिस्तान के फास्ट बॉलर से मुतासिर नजर आए। Very highly. It seems to be a tradition of Pakistani cricket to produce excellent fast bowlers with the ability to bowl at high pace. 7 T20 मैचेस की सीरीज 20 सितंबर से नेशनल स्टेडियम में शुरू होगी। अच्छा, ये अच्छी बात यह है कि इंग्लैंड आई है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये धुआं कहाँ से उठता है, पड़ोस से काफ़ी धुआं उठ रहा है। और चाहते ही नहीं हमारे यहाँ क्रिकेट हो। पिछले साल भी इस तरीके की एक जाली ईमेल सर्कुलेट की, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड चले गए थे, लेकिन फाइनली इंग्लैंड इज हियर। लास्ट टाइम जब इंग्लैंड आई थी 2005, क्या ही ज़बरदस्त वो सीरीज़ थी। इस सब पे हम बात करेंगे। स्पोर्ट तज्ज़ियाकार अदील अजहर हमें ज्वाइन कर चुका, हमारा एंकर पर्सन भी। अदील अस्सलाम वालेकुम। फाइनली इंग्लैंड इज हियर। 16 साल बाद भी आ सकती थी, लेकिन 17 साल हो गए, बट स्टिल देर आयत दुरुस्त आयत। कैसा देख रहे हैं सीरीज़ को? पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप से पहले बड़ी ज़रूरी है ये। जी थैंक यू सो मच फैसल। मैं एक बहुत बड़ा मूवमेंट है और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बहैसियत पाकिस्तान क्रिकेट फैंस
आई थिंक हम सब के लिए दिस इज अ मोमेंट ऑफ आई थिंक एक इत्मीनान का मौका है कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी भी, जो मेरे ख्याल से वो अब ये बात कहना भी क्रिकेट कम्स होम एंड रिटर्न ऑफ क्रिकेट, ये अब काफी पुरानी बातें हो गई हैं। हाँ, बट ये टीमें अब पूरा एक जिसे कहना चाहिए ना फुल सर्कल होने वाला है। वो टीमें जो कि आने वाली थी, इंग्लैंड का दौरा अगर आपको याद हो, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल अंदाज से पिछले साल उन्होंने उसको मौखर कर दिया था, जिसपे आपको पता है कि इंग्लिश क्रिकेट में खुद बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। उनकी अपनी प्लेयर एसोसिएशन ये कहती थी कि जी हमें तो कोई मसला नहीं था जाने के लिए। उनके अपने जो क्रिकेट के एनालिस्ट थे, चाहे वो डेविड गार थे, चाहे वो नासिर हुसैन थे, बड़े बड़े लोग, मार्क निकोलस एंड ऑल, वो काफी क्रिटिकल थे अपने क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, और कहते ये कि जो इनके चेयरमैन थे, he actually lost his job because of that decision of not traveling to Pakistan. लेकिन बहरहाल वेरी कंफर्टिंग, आई थिंक वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को बेहतरीन तैयारी का ये मौका मिलने वाला है। फॉर आर्ग्यूमेंट सेक वन कैन से कि जी मुख्तलिफ कंडीशंस पे ये मैच हो रहा होगा, लेकिन फैसल ये बात याद रहे, सन 2022 में पाकिस्तान ने बिफोर एशिया कप सिर्फ एक T20 मैच खेला था। पाकिस्तान ने कम तरीन मैचेस खेले थे कंपेयर टू ऑल द टॉप T20 टीम्स इन द वर्ल्ड। तो पहले ये एशिया कप में ये मैचेस खेलना और अब इंग्लैंड के खिलाफ ये 7 मैचेस, आई थिंक पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की तैयारी, कॉम्बिनेशन बनाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। स्पेशली हमारे वो टॉप प्लेयर जो कि इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म है, उनके लिए ये बेहतरीन मौका है कि अपनी फेमिलियर कंडीशंस में बहुत सारे रन जोड़ लें। आप समझ रहे होंगे मैं बाबर आजम की खास तौर से बात कर अच्छा अदील, जैसे कि आपने जिक्र भी कर दिया, तो मुझे बताइए जो कौमी स्क्वाड का ऐलान किया गया है, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? मतलब जिन जिन खिलाड़ियों को रखा गया है, नहीं रखना चाहिए था, या आपकी नज़र में किसी को तब्दील कर देना चाहिए था, किसी और की जगह किसी को देनी चाहिए थी? देखिए, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम भी जब मैं आपके प्रोग्राम में था, उस वक्त मैंने आपको ये बात बोली थी कि आई डू नॉट एक्सपेक्ट टू मैनी चेंजेस इन दिस स्क्वाड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ जराए से, हमारे जो अपने जराए हैं, उनसे हमें बीच में ये खबर मिली थी कि सिलेक्शन कमेटी का परसों जब इजलास हुआ था, उसमें ये एफर्ट मारी गई थी कि आईसीसी को रिक्वेस्ट किया जाए कि हमें कुछ टाइम दिया जाए, इस इंग्लैंड की सीरीज को खत्म करने के बाद जो है वो हम अनाउंस करें अपनी टीम का। लेकिन उस वक्त रमीज राजा ने अपना वीटो पावर इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा नहीं, जो खिलाड़ी अवेलेबल हैं इसी बुनियाद पर टीम बनाई जाए। कोई मेजर चेंजेस में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ एक चेंज फखर का उस वक्त भी हमने जिक्र किया था और वही हुआ, फखर बाहर हुए हैं। और आपको पता है क्योंकि फखर को ड्रॉप नहीं किया गया है, इंजरी की वजह से वो बाहर हुए हैं, और शान मसूद जो है वो उनकी जगह टीम में जगह बनाने में कामयाब। हम सिलेक्शन की तो करते हैं बात, बिकॉज लंबा टॉपिक है, लेकिन अगेन कमिंग बैक टू द पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज, और अब सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास टेस्ट भी हैं इसमें और T20s भी हैं, फिर अगला जो लेग होना है इसका वो फिर बाद दाजा होना है। तो इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम जब आए थे, थोड़ा सा मेमोरीज अपनी चेरिश कर लेते हैं, थोड़ी रिवाइव कर लेते हैं, दैट गोल्डन एरा ऑफ शोएब अख्तर, मतलब क्या ही कमाल वो, और उस वक्त उन्होंने वो जो एडवेंट किया था अपना स्लोअर डिलीवरी, उसने तो कमाल ही कर दिया था ना। लाइक एशले जाइल्स को बोल्ड मारा था जब, वो आज तक जहन में है। फिर फ्लिंटॉफ के साथ उनकी फ्यूरी, कनेक्ट करने का मकसद ये है कि डाउन द लेन हैव यू सीन दैट वेनम आउट ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम? उस वक्त एक होता था फड्डे, अच्छा मैं फड्डे ना हो लेकिन वो जो एक राइवलरी होती थी, फ्लिंटॉफ आके राइवलरी कर रहे हैं, एंडरसन आके राइवलरी कर रहे हैं, पीटरसन आके जी राइवलरी उनकी हो रही है। कहीं ना कहीं ये चीज़ बड़ा हेल्प करती है। डाउन द लेन पाकिस्तान टीम में टैलेंट तो आया, लेकिन ये राइवलरी फैक्टर ये हमें माइनस होता दिखाई दे रहा है। इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? यार फैसल, ओवरऑल अगर आप क्रिकेट में देखें तो देखिए, आपको एक बात माननी पड़ेगी, जो इस सेंचुरी के आगाज में द लेवल ऑफ टैलेंट दैट वाज देयर इन इंटरनेशनल क्रिकेट, वो अब नहीं है। आप बिकॉज इस पे बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है कि क्या T20 क्रिकेट की वजह से ऐसा हो रहा है या क्या हो रहा है, लेकिन आप दुनिया की कोई सी भी टीम उठा लें, उसमें मेरे ख्याल से शायद इंडियन टीम आपको एक वाहिद लगेगी जो कि शायद आपको लगे कि अब मजबूत है, लेकिन उस वक्त शायद, लेकिन उस वक्त भी बहुत बड़े बड़े नाम, तेंदुलकर खेला करते थे, गंगुली हुआ करते थे, धोनी ने डेब्यू किया था, कुंबले वगैरह ये हुआ करते, फास्ट बॉलिंग में यस दे वर वीक। हर टीम आपको लगेगी कि यार उस वक्त एक बड़ी मजबूत टीम होती थी, आज वो टैलेंट शायद उस लेवल का नहीं है। वी कैन डिबेट अबाउट दैट। ओवरऑल अग्रेशन का लेवल इन द इंटरनेशनल क्रिकेट शायद आईसीसी मामलात पे काफी सख्त हो गया है, कवानीन काफी सख्त हो गए। हमने देखा था कि कगिसो रबाडा ने आके जब अपनी विकेट सेलिब्रेट की थी बैट्समैन के सामने, उस पर उसको एक मैच के लिए बैन कर दिया गया था।
आईसीसी का कोड ऑफ कॉन्डक्ट बहुत सख्त हो गया, तो खिलाड़ियों में वो अग्रेशन अब आपको नजर नहीं आता। शोएब अख्तर की जो देखिए बात थी कुछ और, शोएब अख्तर का जो एक्स फैक्टर था वो उसका वही अग्रेशन था। आप वो रावलपिंडी टेस्ट की बार बार याद दिलाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान, ऐसा लग रहा था एक मौके पे कि वो टेस्ट पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, एंड व्हाट अ मार्वलस कमबैक। मुझे आपने जिक्र किया तो मुझे याद है कि हमने अपने ऑफिस में, जहाँ पे मैं उस जमाने में काम करता था, हमने बड़ी सी स्क्रीन लगा दी थी और जिस तरह उस मैच को हमने सेलिब्रेट किया था, शोएब अख्तर ने एक सेशन में मैच को टर्न अराउंड किया था। आई थिंक पाकिस्तान की जो टेस्ट क्रिकेट की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ दिस सेंचुरीज थी, उसमें से ये सीरीज थी। जाहिर है वी एक्सपेक्ट कि अल्लाह करे इस बार शाहीन शाह अफरीदी हमें ये काम करके दिखा दे, पहले बस वो जरा अपनी इंजरी से अपने पैसों पर ठीक होकर आ जाए। उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। दिल बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। शान मसूद 15 रुकनी टीम का हिस्सा बन गए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वर्ल्ड कप के लिए खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया के टिकट्स मिल गए। एशिया कप स्क्वाड में शामिल कोई बड़ा नाम फ्लाइट मिस नहीं करेगा। टीम में शान मसूद को भी शामिल कर लिया गया। बाबर आजम क़यादत करेंगे। टीम में शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली, खुशदिल शाह, हैदर अली, मोहम्मद नवाज, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन, उस्मान कादिर और वसीम जूनियर शामिल हैं। फ़खर जमान, विकेट कीपर मोहम्मद हारिस और शाहनवाज धानी रिजर्व की हैसियत से सफर करेंगे। इवेंट 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। ऑलराउंडर आमिर जमाल और स्पिनर अबरार अहमद को इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज का हिस्सा बनाया गया है। तो देखते हैं ये सिलेक्शन कितनी कारगर साबित होती है। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर झूठी खबर ने सालों मेहनत करके डॉक्टर बनने वाली लड़की की मेहनत पर बस चंद लम्हों में पानी फेर दिया। लेडी डॉक्टर से मुतालिक खून पीने की जाली खबर ने इसका करियर जो है वो तबाह कर दिया है। तहकीकात में बेगुनाह निकलने के बावजूद हाउस जॉब इनकी अधूरी रह गई है, इन्होंने अधूरी छोड़ दी है। पहले आपको रावलपिंडी से उमर आसिफ की रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। कच्चे पक्के सोशल मीडियाई सहाफी की एक ट्वीट ने डॉक्टर युसरा की जिंदगी उजाड़ दी। रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल में हाउस जॉब करने वाली डॉक्टर युसरा के खिलाफ एक खातून ने मरीज का खून पीने की शिकायत की। इंक्वायरी शुरू हुई तो एक सोशल मीडियाई सहाफी ने ट्वीट दाग दी। यूं इस लेडी डॉक्टर के खिलाफ एक तूफान उठ खड़ा हुआ। इंक्वायरी में खातून डॉक्टर बेगुनाह निकली। तहकीकाती कमेटी बनाई, उसमें सीनियर लोग थे। उन्होंने जब इसको प्रूव किया तो पता चला ये तो बेसलेस है, कोई एविडेंस इस एलिगेशन के अगेंस्ट मिला ही नहीं है। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है, उसमें हमें उनकी कोई भी ऐसी मशकूक एक्टिविटी नहीं मिली। इंक्वायरी कमेटी ने तो डॉक्टर युसरा को बेगुनाह करार दे दिया, लेकिन सोशल मीडिया और झूठी खबरों के बायस जो जग हसाई हुई, इसने दिहाइयों की मेहनत से बनने वाली डॉक्टर को प्रैक्टिस छोड़कर घर में कैद कर दिया। झूठी खबर देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो सकी। अगर डॉक्टर साहब अभी भी हमारे पास आ जाती हैं तो हम बिल्कुल उनके साथ हैं लीगल कार्रवाई करने के लिए। थाना, कचहरी, अदालत, हमारे लीगल लॉ ऑफिसर्स हैं, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करें। नंबर उनको मैंने एक्सचेंज किया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक डॉक्टर युसरा डे स्कॉलर थी। इनके पास कमरा था, न ही इनका लैब से कोई ताल्लुक था। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। अब हमारे नुमाइंदे उमर आसिफ इस वक्त डॉक्टर युसरा और उनके वालिद के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। अब बताइएगा उमर, इस वक्त आप उनके साथ मौजूद हैं, क्या गुफ्तगू आप कर रहे हैं? और सेकेंडली ये कि डॉक्टर क्या मौक़िफ़ रखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर एक डिप्रेशन में जो बंदा होगा किस तरह से अपनी सिचुएशन बयान कर सकता है, और उनके वालिद क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें अभी कुछ दिनों कबल एक फ़ेक न्यूज़ सामने आई जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया कि होली फैमिली हॉस्पिटल जो रावलपिंडी का दूसरा बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें एक जो डॉक्टर हैं उन पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो खून पीती हैं। इस टाइम हमारे साथ जिन डॉक्टर पर इल्ज़ाम लगाया गया, डॉक्टर युसरा, वो मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस फेक न्यूज़ का इन्होंने कैसे मुकाबला किया। जब आपको पता चला तो आप कितने कर्ब से, कितनी तकलीफ़ से गुजरी कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाए? देखें, जब इस किस्म की कोई ख़बर सामने आए तो उसकी तफ्तीश दायरा करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए। लेकिन इस तरह पब्लिक ट्रायल या सोशल मीडिया ट्रायल मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी डिज़र्व करता है। अगर मतलब दायरा या सास मामला था, इसका इंक्वायरी या इसकी तफ्तीश की जिम्मेदारी अस्पताल पे थी। एक प्रोफेशनल के लिए उसके जो करियर है उसमें कितने मसाइल का जो है वो ज़रिया बनता है?
देखें, ये इस किस्म का इल्ज़ाम तो ज़ाहिर है कि इस तरह कह जाना कि पूरी ज़िंदगी इसका जो है वो मुकाबला करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब जितनी भी ज़िंदगी है इसका जो है ये नाम के साथ रहेगा। बेशक ये गलत साबित हो गया, तरदीद हो गई है। इस किस्म का इल्ज़ाम स्पेशली अगर किसी फ़ीमेल पे लगता है तो ज़ाहिर है कि पूरी ज़िंदगी उसके साथ ही, उसके नाम के साथ ही रहता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा सोशल मीडिया पे मतलब लोगों को चाहिए कि थोड़ी सी इंसानियत का जो है वो मुज़ाहरा करें और इस किस्म के जो है वो किसी के मुताबिक इस तरह के इल्ज़ाम जो है वो बगैर सोचे समझे शेयर या फिर जो भी है वायरल मत करें। जी बिल्कुल, देखें डॉक्टर इसरा का कहना है कि इस तरह की कोई भी चीज़ सामने आए तो पहले उसके मुकम्मल जांच पड़ताल करनी चाहिए फिर ही सोशल मीडिया किसी जगह पे शेयर करना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर युसरा के वालिद साहब भी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जब इनको ये पता चला, ये गलत खबर जो है इन तक पहुँची सोशल मीडिया के ज़रिए, तो ये किन हालात से गुजरे, इनका घर और इनका ख़ानदान किस तकलीफ़ से गुजरा। जी सर, इस बारे में कुछ बताइएगा। देखिए जी, न सिर्फ गुज़रे क्या, हम तो अभी भी गुज़र रहे हैं। जो खबर चल रही है, जो लोगों ने एक दफ़ा ज़हन बनाया वही उनके जहन में है। अब चाहे अखबार वालों ने या ट्विटर वालों ने तरदीद भी कर दी है, लेकिन जैसे मेरी बेटी ने कहा है कि ये इल्ज़ाम तो सारी ज़िंदगी हमारे ख़ानदान के साथ रहेगा। अल्लाह करे कि ये लोग भूलें या हम भी भूल जाएं, लोग ना भी भूलें तो हम भूल जाएं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी तो हम उसी सदमे ही से दो चार हैं। अस्पताल का अपना एक सिस्टम है, उनका अपना एक इंक्वायरी का सिस्टम है। जो भी कंप्लेंट आती है उसको इग्नोर नहीं किया जाता, उस पर बाकायदा इंक्वायरी की जाती है और उसके बाद इंक्वायरी रिपोर्ट जारी की जाती है। तो लोगों को भी थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए था कि देख लेते अस्पताल की इंतज़ामिया क्या कहती है। इतने सीनियर डॉक्टर बैठे थे, उनसे थोड़ा सा कंफर्म कर लेते। जब उनकी तरफ से रिपोर्ट आ जाती, जैसे कि अब आ गई है, लोग उन्होंने कहा जी नहीं कुछ नहीं हुआ, तो थोड़ा सा 2 दिन वेट कर लेते, लेकिन किसी ने इंतज़ार नहीं किया और बग़ैर सोचे समझे उसको फैलाते रहे। अच्छा बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर युसरा के वालिद का और डॉक्टर युसरा का यही कहना है कि किसी भी चीज़ को तस्दीक किए बगैर आगे नहीं ले जाना चाहिए और सोशल मीडिया पे जो उनके ख़िलाफ़ जो भी बात हुई है वो सरासर गलत है और इस चीज़ के ऊपर उनकी फैमिली ने काफ़ी तकलीफ़ों का सामना भी किया है। जी ठीक है, उमर ने बात भी की है, इसके अलावा हमने आपको उमर की रिपोर्ट भी दिखाई है। अब जो वालिद साहब बात कर रहे थे हमारे रिपोर्टर से, आपने देखा होगा कि उनकी परेशानी, उनकी बॉडी लैंग्वेज एक बाप के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि किसी भी बेटी को पढ़ाना फिर उसको डॉक्टर बनाना आज के वक्त में बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेडिकल की स्टडी जितनी हमारे मुल्क में एक्सपेंसिव हो चुकी है। मेरे ख्याल से अब तो वालिदैन जो है चीज़ें गिरवी रख देते हैं या फिर बच्ची के लिए जो जहेज जोड़ा होता है वो भी बेच देता है, कहते हैं इसको डॉक्टर बना दो। लेकिन सोशल मीडिया पर फिर ऐसी खबर सर्कुलेट होना कि उस बच्ची का करियर ही तबाह हो गया है, यकीनन ऐसे लोगों को लगाम डालना बेहद ज़रूरी है। इसी पर बात करने के लिए माहिर कानून वक़ास अब्रेज़ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। वक़ास साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। ये जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, ओके, एक साइड पे झूठी खबरें, फिर उन झूठी खबरों को आगे शेयर किया जाता है डिफरेंट कैप्शंस के साथ। क्या शेयर करने वाले, झूठी खबरें लगाने वाले या फिर अपने चैनल्स के लाइक्स और व्यूज़ को बढ़ाने के लिए जो झूठी खबरें लगा देते हैं, चटपटे उसके ऊपर कैप्शन दे देते हैं, इनको लगाम डालने के लिए, इनको पकड़ने के लिए, इनको रोकने के लिए कोई कानून मौजूद है पाकिस्तान में? देखिए, इस हवाले से प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 है, इसका सेक्शन 20 ये कहता है कि अगर कोई भी शख्स इरादतन इंटेंशनली पब्लिकली किसी भी शख्स की रेपुटेशन को, डिग्निटी को या रिस्पेक्ट को इंजोर करने के लिए या हार्म उसको करने के लिए कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया पे प्रिवेल करेगा जो कि फटिशियस है, फेक है, फॉल्स है, फिलोनियस है और जिसका पर्पस ये है कि शख्स की जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी के अंदर या डिग्निटी है उसको ये डिस्पर्ज कर दे, तो दैट कम्स अंडर द सेक्शन 20 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 और इसकी जो सज़ा रखी गई है ज़ाब्ते के अंदर वो 3 साल है। बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस इज़ अ बेलेबल ऑफेंस, ये काबिल ज़मानत जुर्म है और किसी भी मुल्क के अंदर या किसी भी लीगल सिस्टम के अंदर काबिल ज़मानत जुर्म उस जुर्म को रखा जाता है जो लेस सीरियस इन नेचर कंसीडर किया जाता है। मीनिंग देयर बाय कि एक शख्स किसी भी दूसरे शख्स की पगड़ी के शिमले को दागदार करता है, उसकी वजह से कोई शख्स जो है मौत के दहाने पे जा खड़ा होता है, खुदकुशी करने पे शातिर हो जाता है,
और लेकिन जब कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, व्हेन इट अपेयर्स बिफोर द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, दिस इज अ बेलेबल ऑफेंस। और इन अ वेरी इजी प्रोसीजर या प्रोसेस में जो बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर मुल्ज़म जो है वो एज अ मैटर ऑफ राइट कोर्ट से बेल ले लेता है। सो जहाँ पे हम फिटिशियस, फ्रीवलेस, फेक इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, वहाँ पे मेरे ख्याल में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के अंदर इस तरह के ऑफेंसेस की पनिशमेंट को इन्हांस करने की ज़रूरत है। इस तरह के जो ऑफेंसेस हैं इसकी पनिशमेंट को जब तक आप डेटर नहीं बनाएंगे, डेट्रीमेंटल नहीं बनाएंगे, तब तक शायद ऐसे लोग जो कि बगैर सोचे समझे किसी भी इंफॉर्मेशन को पब्लिक करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, अपलोड करते हैं, और तमाम वो लोग जो बगैर सोचे समझे पार्टिसिपेटर हैं, फैसिलिटेटर हैं डिफरेंट फोरम से, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो व्हाट्सएप है, वो आगे इसको ट्रांसफर करते हैं। Those are also committing an offense so far as the cyber laws are concerned। क्योंकि हमारे लॉ के अंदर एक लैटिन मैक्सिम बोला जाता है, ignorantia juris non excusas, मीनिंग देयर बाय इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। हम ये कभी भी एक्सक्यूज नहीं ले सकते कोर्ट के सामने। लेकिन वकास बात है इसके ना कि यहाँ पे इग्नोरेंस वाली तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो है कि जानबूझ की जा रही है। और पहले तो ये हो रहा था कि जी कोई ख्वाहिश को खबर बना के पेश किया जा रहा था, लेकिन अब इस केस में स्पेसिफिकली ये हुआ है कि एक जीते जागते इंसान के साथ ये हरकत हुई है कि जहाँ पे उन पे एक फॉल्स एलिगेशन, वो भी ऐसा ड्रामना लगाया गया है। हम मजीद भी आपसे बात करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं जहां से टूटा था। हम बात कर रहे हैं एक सोशल मीडिया पे फैलाई जाने वाली खबर की। एक डॉक्टर, उनके हवाले से बताया गया कि जी ये खून पीती हैं, वैम्पायर डॉक्टर हैं, लेकिन जब पता चला और समा ने भी जब इन्वेस्टिगेशन की तो ये सब का सब झूठ पे मबनी था। वकास अब्रेस माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, अब इस केस में स्पेसिफिकली क्या हो सकता है? देखें ना, अब वैसे तो अब आजकल पॉलिटिकल सिनारियो में भी कोई स्टेट के ख़िलाफ़, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ कोई इस तरह की झूठबाजी करता है तो उसके ख़िलाफ़ तो स्टेट भी कार्रवाई करती है, पॉलिटिकल पार्टी भी, इट्स पावरफुल, वो जा सकते हैं और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ये आपने देख लिया, ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले वालिद, उनकी बच्ची, अब ये क्या करेंगे? इनके पास क्या ऑप्शन मौजूद है और वो कितना सक्सेसफुल हो सकता है? देखिए, जो दो तरह की जो इसमें प्रीव्यू है या एस्पेक्ट, एक जो आपने पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात की, आई मस्ट से वन थिंग के जो 2022 के अवाइल के अंदर फरवरी में पैका ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट्स की गई और जो फेक न्यूज़ या फॉल्स इंफॉर्मेशन को प्रवेल करते हैं, इसकी सजाओं को बढ़ाया गया। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अप्रैल के महीने में 2 महीने बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 4 पेजेस की जजमेंट थी जिसमें इस पैका ऑर्डिनेंस में जो सजाएं बढ़ाई गई उस ऑर्डिनेंस को ही कालअदम करार दे दिया गया। लिहाजा जो पहले से सजाएं मौजूद थी 3 साल बेलेबल, उस हद तक जो है इंटैक्ट रखा गया। दूसरी जो आपने बात पूछी कि स्पेसिफिकली इस केस के अंदर क्या किया जा सकेगा, इस केस के अंदर जो खातून को खुद कंप्लेनेंट बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दूसरे जो ऑफेंसेस हैं पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर 511 ऑफेंसेस हैं, उसमें स्टेट भी मुद्दई बन सकती है, जो शख्स अग्रीव्ड है वो भी मुस्तगीस या मुद्दई बन के अपने मुकदमे को परस्यू कर सकता है। सो फॉर एज साइबर लॉ इज कंसर्न, साइबर लॉ के अंदर जो है जो शख्स अग्रीव्ड है, जिस शख्स पे बीती है, वो खुद ही कंप्लेनेंट बनेगा। इस खातून को जो डॉक्टर है इनको कंप्लेनेंट बनना पड़ेगा और फिर ये एप्लीकेशन देंगी। एप्लीकेशन के बाद इंक्वायरी स्टेज है, इंक्वायरी करने के बाद वो तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो पीटीए को भेजेगी, एफआईए की जो साइबर विंग, और पीटीए फिर इसको फर्दर फॉरेन कंपनी, चाहे वो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जहाँ जहाँ पे इसकी तशहीर की भेजी जाएगी। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। हम डेली बेसिस पे ये बात करते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान में हज़ारों लाखों बल्कि करोड़ों जो है वो सोशल मीडिया के सार्फिन है और रियासत का काम है इज़्ज़त आबरू माल जान का तहफ़्फ़ुज़ करना। जो आर्टिकल 14 है वो हर शहरी की जो इज़्ज़त है, उसकी तकरीम है, उसके तक़द्दुस को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने की गारंटी करता है। लिहाजा सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि जो हम जैसे ममालिक हैं जहाँ पे अखलाकियात, एथिक्स, मोरालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पे सज़ाओं को वो जो है इन्हांस करने की ज़रूरत है, इनको डेट्रीमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि जब हम एलिमेंट ऑफ डेटरेंस क्रिएट करेंगे तो सोशल मीडिया के ज़हानों कलूब जो यूजर्स हैं उनके ज़हानों कलूब पे ये चीज़ ज़रूर रक्स करेगी। कल अगर हम इस तरह की कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, तो हमारे खिलाफ जो है एफआईए की साइबर विंग है
वो फला इकदाम करेगी और जो इसके अंदर सजा है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, सजाएं भी बढ़ा दी गई और जो जुर्माने हैं वो भी बढ़ा दी गई। मैं आपको रोक रही हूँ, मुझे बताएं, जब सजा की आपने बात की है, अगर ये खातून कंप्लेन करती हैं तो जो मुल्जिम हैं उसको कितनी सजा हो सकती है? देखिए 3 साल इसके अंदर सजा रखी गई है। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज माय वर्ड कि जब भी कोई बेलेबल ऑफेंस के अंदर FIR लॉन्च की जाती है या मुकदमा रजिस्टर किया जाता है तो मुल्जिम के लिए उस जुर्म के अंदर बेल लेना, दिस इज द मैटर ऑफ द पीस ऑफ केक फॉर दैट स्पेसिफिक अक्यूज पर्सन। उसके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है। जब उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाता है तो एज अ मैटर ऑफ राइट कोर्ट उसे बेल ग्रांट कर देती है, जो कि ये बेलेबल ऑफेंस है जो ज़ाब्ते में लिखा है। फिर उसके बाद इसका ट्रायल जो है वो शुरू किया जाता है और ट्रायल के अंदर जो मैक्सिमम सजा कोर्ट इसे दे सकती है वो 3 साल है, लेकिन ट्रायल फेस करते हुए एक लंबा अरसा गुजर जाता है क्योंकि जी हाँ, जो हमारे लकूनास है वकास, वी बेटर नो इट, हमें पता है वो मामला क्या बनते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। तो ये वो सूरत हाल सारी बनती है कि जहाँ पे आप इस वक्त सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, सोशल मीडिया पे काम करना बहुत अच्छा है, वहाँ से कमाना भी बहुत ही सोना है जी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप किसी के हवाले से कुछ गलत खबर, कोई फेक इन्फॉर्मेशन, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, बाकी दुनिया में क्या होता है ये तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इन आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे आपने वकास की भी बात सुन ली कि आप किसी के हवाले से भी कोई कैप्शन लगा दें, कल को आपके हवाले से, कल को मेरे हवाले से कोई भी कैप्शन लगा दे कि जी फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने वो कर दिया, और फिर होता क्या है, जैसे वकास ने बताया कि वो आपको मैक्सिमम 3 साल, वो भी बेलेबल ऑफेंस, इसीलिए शायद लोगों को डर नहीं है, खौफ नहीं है, इसीलिए वो आराम से धड़ल्ले से इस तरह का काम करते हैं। शहरी और बहैसियत सोशल मीडिया यूज़र, ये आपकी शायद जिम्मेदारी बनती है कि खबर की तस्दीक करें, फिर उसे शेयर करें या फिर उसके नीचे जाके कमेंट करें या फिर उसे डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप में, जैसे हम देख रहे हैं सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है, तो तब आप करें जब आपने उसकी तस्दीक कर ली। और अगर आपने तस्दीक कर ली और अगर वो ठीक है तो कर लें, अगर फॉल्स है आपकी ये भी जिम्मेदारी है जी कि ये गलत खबर है जो सोशल मीडिया पे इस वक्त सर्कुलेट हो रही है। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बदलते मौसम की बात करते हैं। समंदरी हवाएं बहाल होने से कराची में ना सिर्फ गर्मी का जोर टूट गया है बल्कि मौसम भी खुशगवार हो गया है। जब हम सुबह ऑफिस आते फैसल, मैंने आपसे मेकअप रूम में कहा था ना मौसम कितना अच्छा हो रहा है, आपने कहा नहीं धूप निकल गई है, लेकिन धूप कहीं नज़र नहीं आ रही। ज़िशान मुगल से जान लेते हैं। ज़िशान बताएगा इस वक्त आप कहाँ मौजूद है, आपको कहीं धूप नज़र आ रही है? आज बिल्कुल कराची में सुबह सवेरे से ही काले बादलों का राज है। महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किया गया है कि आज जो है दिन भर दर्जा हरारत जो कि 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस वक्त हम पोलो ग्राउंड में मौजूद हैं। यहाँ पर कराची के खूबसूरत मनाजिर जो हैं वो इस वक्त देखे जा सकते हैं। काले बादल और सुरमई बादल ने इस वक्त कराची को अपनी लपेट में लिया हुआ है, लेकिन जो हवा जो है दिन भर जो कि 10 से 15 फी नॉटिकल की रफ्तार से शहर में चलने का इम्कान है। इसके अलावा महकमा मौसमियात से जब हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना था कि जो बारिश है वो उसका कोई इम्कान नहीं है, दिन भर बारिश नहीं बरसेगी, जबकि इसके अलावा जो कि खूबसूरत जो मनाजिर हैं वो इस वक्त शहर में देखे जा सकते हैं। जी, तो ये जो वेदर की सूरत हाल बनी हुई है, इस पे हम चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब से भी बात करते हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। शायद ये आखिरी स्पेल होगा मॉनसून का, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी, मानसून का स्पेल तो जो होना था मेन तो हो चुका है। अब आज तो खैर ये क्लाउडी वेदर है और इसके लिए तो बस ज़्यादा से ज़्यादा असरात यही हैं कि ड्रिजल की चांसेस हैं। सही। और रात में सुबह में हो सकता है कहीं की ड्रिजल से थोड़ा सा बढ़ के वेरी लाइट रेन उसे हम कहते हैं वो हो सकती है। कोई ऐसा सिग्निफिकेंट वेदर नहीं है। अच्छा, तो सरदार साहब अगर बाकी इलाकों की, बाकी शहरों की मैं बात करूं, स्पेशली अगर पंजाब का रुख कर लें हम, क्योंकि वहाँ पर तो बारिशें हो रही हैं ना, तो वहाँ क्या सूरत हाल रहेगी इस वीकेंड पे? वहाँ भी जो पिछले 4-5 दिन से स्पेल चल रहा था ना पंजाब में और ऊपर केपी में, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में, तो वो भी काफ़ी हद तक सबसाइड हो चुका है। अब बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ है जो केपी और उधर गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के कुछ इलाके, वहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश है, कहीं हल्की कहीं दरमियानी। तो अब अगले 1 आध हफ्ते में कोई ऐसा खास नहीं है। इन 2 दिनों में है वही मैंने आपको बताया जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, जो नॉर्थ पंजाब यानी इस्लामाबाद, खित्ता कोटफार, उधर केपी के कुछ इलाके, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, उन इलाकों में होगी अगले 2-3 दिन यानी 16, 17, 18 तक है। उसके बाद फिर वहाँ भी ब्रेक है 1 आध हफ्ते की। ठीक है। और नीचे साउथ में तो अब वेदर कहीं भी कुछ नहीं है। ठीक है सरदार साहब, बारिशों की तो हमने बात कर ली। मैं ज़रा आपसे 2-1 महीने बाद की ज़रा बात करूं। जैसे हमने देखा
हमारे मुल्क में हीट वेव आ रही है शदीद, फिर हमने देखा बारिशों का पैटर्न बदला, ऑल्दो ओशंस की तब्दीली की वजह से हमारे यहाँ बारिशों के पैटर्न भी बदले। लोग अब स्पेकुलेट कर रहे हैं कि आने वाली जो सर्दियाँ हैं वो भी उतनी ही इंटेंस, उतनी ही सख्त होने जा रही हैं जैसे कि बाकी जो मौसम हमारे वो इंटेंस हुए हैं। ऐसा ही है? देखिए, अभी इस बारे में कोई हतमी तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन अमूमन ये होता है कि जिस साल मॉनसून बहुत इस तरह से सीवियर रहा हो, जैसे इस साल रहा है, 2020 में भी ऐसे ही रहा था, तो उसमें चूंकि बारिशें बहुत ज़्यादा होकर नमी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है ज़मीन में, तो ठंडी हुई होती है ज़मीन, तो उस साल फिर सर्दियाँ मामूल से थोड़ी ज़्यादा पड़ती हैं। ये इम्कान है कि ज़्यादा पड़ सकती हैं, लेकिन कितनी ज़्यादा पड़ेंगी ये अभी देखिए सितंबर को के एंड पे जाके ना हम कुछ अगली फोरकास्ट कर सकेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सितंबर टेम्परेचर। अच्छा, तो फिर कुछ कहा जा सकेगा कि कितनी कम मतलब ज़्यादा पड़ेंगी सर्दियाँ। लेकिन यूजुअली ये होता है कि आफ्टर हेवी मानसून जो आने वाला विंटर होता है वो निस्बतन ज़्यादा सर्द होता है। अच्छा सरदार साहब, मैं चाह रही हूँ ज़रा एक शॉर्टली मुझे कमेंट कीजिएगा। 20 सितंबर से हम देख रहे हैं सीरीज़ शुरू हो रही हैं, तो बारिशें तो नहीं होंगी, आड़े तो नहीं आएगी बारिश? नहीं, कराची में तो आपको ये ऐसे नहीं लग रहा। कराची में, पूरे साउथ में, बल्कि नॉर्थ में तो कुछ ना कुछ करंट्स मानसून की जाती रहेंगी, तो होता रहेगा। वही इस्लामाबाद और आपका सियालकोट, तो वो जो पट्टी है, यानी मैच जो है वो आराम से गुजर जाएगा, बारिश नहीं होगी। बेहद शुक्रिया सरदार साहब मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। तो जनाब हम देख रहे हैं कि एक तरफ मौसम बदल रहा है, कहीं बारिश है कहीं नहीं है, और कभी कभी हम देखते हैं कि दिन में बहुत गर्मी होती है, रात ठंडी हो जाती है। अब जब मौसम बदलता है तो डिफरेंट डिजीज़ आपको अटैक करती हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि डेंगू है, दूसरी जानिब वबाई अमराज तेज़ी से फैलना शुरू हो गए हैं। ज़ाहिर सी बात है मौसम के बदलने से जो वबाई अमराज जो हैं वो फूट जाते हैं। कराची में घर घर में लोग नज़ला, ज़ुकाम और बुखार में मुब्तला, ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये सूरत हाल है। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि डेंगू है, तो ये जो वायरल डिजीज़ हैं, जो डेंगू है, इनमें क्या डिफरेंस है, इनके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं कि अगर आपको नज़ला, ज़ुकाम या बुखार है तो ये किस चीज़ की अलामात है, सीजनल है ये, या फिर फ़ौरन से जाना चाहिए और डेंगू टेस्ट कराना चाहिए। इसी पर बात करने के लिए जो है हमें डॉक्टर फैसल ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो बड़ा मसला हर घर में इस वक्त कराची में अगर देखा जाए तो आपको कोई नज़ला, खांसी और बुखार के साथ मिल रहा है। ये वायरल है, क्या है और इतना ज़्यादा फैला हुआ है? देखिए, नज़ला, खांसी, बुखार चल रहा है, ये वायरल ही है। मगर अभी आपने जिक्र किया कि डेंगू है, ये वायरल है, तो याद रखिए डेंगू भी वायरस ही है। ये मतलब वायरस के खानदान में ही ये शामिल है। अलबत्ता नज़ला, खांसी भी है, मगर आजकल जो देख रहे हैं वो डेंगू ही देख रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जैसे किसी भी शख्स को बुखार है और फ्लू है, या मैं ये कह दूँ कि सिर्फ फ्लू है उसको और उसके सर में दर्द है और वो कंफ्यूज हो रहा है जी कि मैं 3-4 दिन और इंतज़ार करता हूँ, अगर बुखार होता है, बॉडी पेन होती है तो फिर मैं फ़ौरन डेंगू का टेस्ट करा लूँगा। अगर आपको फ्लू है, आपके सर में दर्द है और आपको महसूस हो रहा है कि लाइट आपको फीवर है, फर्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है? देखिए, अगर आपको नज़ला है, खांसी है, तो फिर ये प्रॉब्ली डेंगू नहीं है। अच्छा। डेंगू में नज़ला, खांसी कम ही होता है। अमूमन इसके अंदर जिस्म में दर्द ज़्यादा होगा, सर में दर्द होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है। अगर आपको इस तरह से बुखार हो रहा है और अगर हल्का हल्का बुखार है तो फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बुखार उतारने के जो अद्वियात होती हैं वो इस्तेमाल करें। मगर अगर बुखार तेज़ हो जाता है या 3 या 4 दिन ज़्यादा चल रहा है तो फिर डेफिनेटली डॉक्टर की तरफ। अच्छा, और डॉक्टर साहब चलें, डेंगू में तो नज़ला ज़ुकाम आप कह रहे नहीं, लेकिन कोविड में हम ये देखते हैं ना कि आपको इसमें एक और चीज़ भी होता है और ज़ुकाम भी होता है। डॉक्टर फैसल, मैं इसमें एक और चीज़ पूछना चाह रहा था। ऑब्वियसली अब ये डेंगू और ये तो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बहुत से लोग हमारे यहाँ शायद रिवाज नहीं बाहर, लेकिन वो फ्लू शॉट्स का मशवरा भी देते हैं और लगाते भी हैं। क्या बेहतर मंथ रहता है, सीज़न कौन सा रहता है कि आप फ्लू शॉट लगाएं? क्योंकि ऐसा भी होता है वो लगाने में देर कर दें तो वो भी असर नहीं करता। बिल्कुल। आई थिंक ये आपने एक अच्छा पॉइंट बोला। एंड पहली चीज़ तो ये हमको क्लियर करने की ज़रूरत है कि फ्लू जब हम तिब्बी पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं वो अलग चीज़ है, और जब आम ज़बान में कहते हैं तो वो अलग चीज़ है। तो तिब्बी ज़बान में जब हम कहते हैं फ्लू कहते हैं तो ये ख़ास एक वायरस की बात करें जिसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं। अच्छा। और ये जो वैक्सीन है, जो फ्लू शॉट है, ये इसी वायरस के खिलाफ है। हम एक तरह से ये भी एक बूस्टर है जो कि आप हर साल लगाते हैं। प्रॉबेबली ये अब कोविड के वैक्सीन के साथ ये मिल जाएगी ताकि आप फिर दोनों ही वैक्सीन साल में एक दफा लगाएंगे।
सही है। लगाने का बेस्ट टाइम वही होता है जब ये फ्लू का सीजन होता है, जो कि दिसंबर में चूंकि सीजन होता है या नवंबर में, और वैक्सीन को काम करने में 2 से 4 हफ्ते लगते हैं। तो फिर आप वैक्सीन हम कहते हैं अक्टूबर या अर्ली नवंबर तक लगा लें, ताकि जब सर्दियाँ आएंगी, जब इन्फ्लुएंजा आएगा, तो फिर आप उस वक्त प्रोटेक्टेड रहेंगे। और चूंकि ये वायरस हर साल कोविड की तरह ही हर साल चेंज होता रहता है, तो हर साल आपको नया वैक्सीन लगानी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मौजूद है तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ज़रा डेंगू की सूरत हाल भी मैं बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं डेंगू के। ये गुज़श्ता सालों में शायद ये वाहिद साल ऐसा जिसमें हम देख रहे हैं कि डेंगू बहुत बुरे तरीके से हिट कर रहा है लोगों को। क्या ये पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया है? जैसे हम कहते हैं कि कोविड की पहली वेव ज़रा लाइट थी, दूसरी वेव ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसी तरह डेंगू में हुआ है? तो एक्चुअली नहीं। सो डेंगू के अंदर जो है ये जो वेव्स हैं ये पहले भी आ चुकी हैं, और हर 4 से 5 साल में एक बहुत बुरी सी लहर आती है, फिर 3-4 साल के लिए सॉर्ट ऑफ केसेस कम हो जाते हैं। तो अगर हम यही पिछले दिनों देख रहा था हमारे लैब के डेटा की, तो 2019 में हमारे बहुत सारे केसेस थे, उससे भी 3-4 साल पहले बहुत सारे केसेस थे, और आई थिंक ये बदकिस्मती से हमारा साल था जिसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि केसेस ज़्यादा होंगे। और ये वही साल है जब तालाब भी आया, पानी भी, बारिश भी ज़्यादा हुई, तो मच्छर भी साथ साथ बढ़े हैं। तो फिर आई थिंक ये दोनों चीज़ें मिल मिला के ये साल काफ़ी बुरा है, और अभी और बुरा होगा, क्योंकि पीक एक्चुअली अक्टूबर नवंबर में आती है, अभी तो पीक भी नहीं आई है। अच्छा डॉक्टर साहब, प्लीज़ ज़रा जो देखने वाले हैं उनकी रहनुमाई कीजिएगा कि कहते हैं कि ये जो डेंगू मच्छर है इसका लार्वा साफ़ पानी में पैदा होता है, ऐसा ही है? सो डेंगू का मच्छर जो है बिल्कुल वो प्रेफर करता है कि वो साफ पानी या ऐसा पानी जो कि जिसके साइड पे एक सख्त दीवार हो, जैसे कि इस वजह से हम कहते हैं कि अगर पानी के टैंक या टायर के अंदर जो पानी होता है, इवन अगर टेंट है उसके ऊपर जो पानी खड़ा होता है, तो उनके अंदर ज़्यादा जाता है बनिस्बत के झील के अंदर ये वाला मच्छर कम। सही है, ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया, आप मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे हम। तो अब बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि अगर आपको फ्लू है, फीवर है, तो आपने ये नहीं समझना कि आपको डेंगू अनटिल और अनलेस आपका जो बुखार है वो 1 से 2 दिन तक रहे और 102 या 101 तक उसका आता रहे रिकॉर्ड। अच्छा जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। नहीं तो ब्रेक में जाने से कबल जैसे कि हमने आपको बताया था कि बड़ी अहम SCO जारी है, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस, और ये जारी है हिस्टोरिकल कंट्री ऑफ उज़्बेकिस्तान। यहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद हैं, उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हैं, साइड लाइन्स पर भी उनकी बाहर बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, और ये आप देख भी सकते हैं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और उनके हमरा कंटिजेंट भी बड़ा मजबूत गया, ख्वाजा आसिफ हैं, इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मौजूद हैं वहाँ पर। और एनर्जी क्राइसिस के हवाले से बात हुई है, काफ़ी अरसे से जो गैस पाइपलाइन का जो एक मंसूबा था जो कि इल्तवा का शिकार था, उस पर बहुत पॉजिटिव बात हुई। मिफ्ता इस्माइल भी मौजूद है, और जब उस पर बात हुई तो रशियन प्रेसिडेंट ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर काज़ाकिस्तान से होता हुआ उज़्बेकिस्तान तक मौजूद है और इसको अब आगे ले जाने की ज़रूरत है। तो होपफुली इस पर हम आगे चल के बात भी करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह कॉन्फ्रेंस से पहले ही पाक रूस ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बैठक में अहम पेशरफ। रेलवे और तवानाई के साथ साथ पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के मेगा मंसूबे की बात भी हो गई। मुलाकात के बाद जारी एलामिये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मिलकर काम करने का अज़्म दोहराया। फूड सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। शहबाज शरीफ ने सैलाब ज़दगान से ज़ारे यकजहती पर इज़हार तशक्कुर किया। रूसी मीडिया के मुताबिक सदर पुतिन ने मुतासरीन के लिए इमदाद भिजवाने का बताया और मुश्किल की घड़ी में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी। मुलाकात में शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ के साथ अच्छे वर्किंग रिलेशन का भी बताया। रूसी सदर ने कहा LNG की फरहमी के लिए रूस से पाकिस्तान तक पाइपलाइन बिछाई जा सकती है। रूस से कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद भी है। हमें सिर्फ अफगान मसला हल करना होगा क्योंकि मसला सियासी इस्तेहकाम का है। सदर पुतिन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के साथ मुस्बत अंदाज में काम जारी रखने के लिए जो भी कर सकते हैं करेंगी। रूसी सदर ने तिजारत और मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में मुस्बत अंदाज में बढ़ते 2 तरफा ताल्लुकात खुशाइन करार दिए। मुलाकात में बैनुल हुकूमती कमीशन IGC का आइंदा इजलास कराची में बुलाने पर इत्तेफाक भी कर लिया गया।
इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज और सीनियर रहनुमा शेरी रहमान साहबा। शेरी साहबा, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि उज़्बेकिस्तान में हमारी पूरी लीडरशिप मौजूद है, समथिंग पॉजिटिव कमिंग आउट फ्रॉम देयर, कि हमारी गैस पाइपलाइन पे भी बात हुई है। क्या इस मज़ीद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान SCO से इस साल लेके आ सकता है? तो जी देखिए, एक मीटिंग से कुछ लेके आना ये जो तवक्को हमेशा होती है, मैंने ये पहली दफ़ा नहीं कहा, हर गवर्नमेंट के लिए कहा है, एक फॉरेन विजिट से कुछ लेके आना एक थोड़ी सी ज़्यादा तवक्को होती है, क्योंकि ये इन चीज़ों का पूरा दारोमदार फॉलो अप पे होता है। आगे जिस तरह हुकूमतें बाहमी ताल्लुकात को ले जाना चाहती हैं और किन हुदूद के दरमियान हम सबको चलना पड़ता है, तो मैं समझती हूँ हर मुल्क अपनी ही मुफाद के लिए, अपने अवाम को तकलीफों से निकालने के लिए, और आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त अवाम किस तरह एक बहुत बड़े सैलाब के जद में है और उसकी तकालीफ सबके सामने आया है। तो इस वक्त जो भी रिलीफ तकवीत अवाम को मिल सकती है आने वाले महीनों में भी, और आगे एक विंटर भी आ रही है, आपको पता है सर्द महीना है जी। तो सारे ममालिक इस वक्त अपने अपने लोगों को तकालीफ से निकालने के लिए, तकवीत देने के लिए, मुश्किलात हल करने के लिए कोशिश हैं। तो मैं समझती हूँ हमारी हुकूमत का भी ये हक है। सही, ठीक। अच्छा शेरी साहिबा, रूसी सदर से जो वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है वो बहुत अहम मुलाकात कंसिडर की जा रही है। मैं चाहूँगी इस पर भी आप कमेंट करें। हेलो जी शेरी साहिबा, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी अब आप जी मैं रूसी सदर से वज़ीर आज़म की होने वाली मुलाकात के हवाले से बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि रूसी सदर ने नवाज शरीफ के साथ अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप का भी हवाला दिया। तो जो ये मुलाकात हुई है दो अहम बड़ों के दरमियान, इस मुलाकात पर क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, मुलाकातें बड़े ममालिक के साथ हमेशा अहमियत का मुतहम्मिल होती हैं, और रूस के साथ पाकिस्तान ने रिश्ता उसवार पहले से ही करना शुरू किया हुआ है। ये एक मैं समझती हूँ सबके लिए पाकिस्तान को इस वक्त ग्लोबल स्टेज पे, एशियन के SCO के ब्लॉक्स पे, दूसरी भी अब UNGA में जाएंगे, तो इसके बाद तो मल्टीलैटरल हो, वेस्टर्न ममालिक हों, ईस्टर्न ममालिक हों, एशियन ममालिक हों, इस वक्त हर ब्लॉक की और हर मुल्क ख़ास तौर से जो ताकतवर ममालिक हैं उनसे पाकिस्तान को रिश्ता बेशक जितना स्टेबल और परमानेंट रख सकते हैं रखना चाहिए, और ये हमेशा से हमारी एक मंशा भी रही है, और ये तरीक़ेकार भी खारजा अमूर में बिल्कुल इसी तरह सूदमंद होता है। एब्सोल्युटली। शेरी साहिबा, बिलावल भुट्टो भी वहाँ पे मौजूद हैं और यू हैव सीन हिज स्ट्रगल पूरी तरीके से, और इस बड़ी अहम पोस्ट पे आके बैठना, यू हैव बीन इन दैट सीट एज वेल। कैसे आप देखती हैं बिलावल के अब तक के टेन्योर को, और क्या आप फ्यूचर एक्सपेक्ट कर रही हैं उनका? क्योंकि ये इस टाइम की जो मीटिंग है, आपको पता है कि सारे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, बीइंग चाइना, रशिया, इवन इंडिया, तो इस सारे मामले में बिलावल की अब तक की जो वज़ारत ख़ारजा की परफॉर्मेंस है और आगे उनका जो फ्यूचर, उसको आप कैसे रेट करती हैं? बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि सबके सामने है परफॉर्मेंस, और कितनी तब्दीली भी आई है, कितनी बेहतरी, कितनी मौसर लैंग्वेज, कितनी तबीयत में ठहराव। पाकिस्तान का आइसोलेशन जो हो गया था वो तो शुरू में ही उन्होंने हर जगह जाके मतलब अनथक मेहनत की, और जहाज पर कुछ 2 महीने तो वो 1-1.5 महीना तो रहे, आपको याद है, हर तरफ चीन, अमेरिका, हर तरफ पहुंचे, और पाकिस्तान की जो एक अजीब और गरीब वेस्टर्न यूरोप में हर जगह आइसोलेशन हो गई थी, अकेलेपन का और अजीब और गरीब बातें करने का एक गैर जिम्मेदाराना तर्ज सा आ गया था, वो ख़त्म करने के लिए और किसी तरह की सोब्राइटी लाने के लिए, किसी तरह की मैच्योरिटी लाने के लिए खारजा अमूर में बहुत शदीद ज़रूरत थी, और वो आते ही चेयरमैन बिलावल ने ये किया। तो एज फॉरेन मिनिस्टर उनका परफॉर्मेंस बहुत ही, मैं समझती हूँ, बहुत स्टेबल और बहुत ज़बरदस्त रहा है, एक्सीलेंट। क्योंकि देखिए, काम ये होता है कि मुल्क को मुश्किलात से निकालना खारजा अमूर के हवाले से, और ये उन्होंने एबली किया है। वो इसलिए कि देखिए,
इतनी मुश्किलात में घिर गया था पाकिस्तान, कोई बात करने तैयार नहीं था। बिल्कुल। तो ये इम्प्रेशन चाहे चीन से हो, नाराजगियां बहुत शुरू हो गई थी जो सब जमीन पे नजर भी आ रही थी। इस्लामाबाद में तो मुस्तकिल यही बात हो रही थी हर तरफ से कि कभी साजिश का हदफ बनाया जाता, कभी कोई एक्यूजेशन होता है। तो इस तरह काम नहीं होता है जी खारजा अमूर में। बिल्कुल। और ये आके सारा इम्प्रेशन बदला और ये एक टर्न अराउंड करना आसान काम नहीं था। राइट। अच्छा, क्योंकि मैम आप मौजूद हैं तो आपका मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जस्ट वन लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ। आपकी मिनिस्ट्री इस वक्त अगर देखा जाए, हो सकता है हमारी एज नेशन प्रायोरिटी ना हो, लेकिन पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज और बहुत इस पे काम कर रही है। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो अभी मामलात सारे हुए हैं, इस वक्त सिंध पूरा डूबा हुआ है, उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार क्लाइमेट चेंज भी है। एब्सोल्युटली। तो मैम मैं आपसे ये कह रहा था, बीइंग पाकिस्तानीज हम इतने बड़े कार्बन एमिटर नहीं है जितना हमने जो बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक का बर्डन अपने कांधों पे उठाया हुआ है। मैम हमारी क्लाइमेट पॉलिसी, इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है, इस पर क्या काम कर रहे हैं आप लोग? फ्यूचर प्लानिंग क्या है हमारी, अगर शॉर्टली आप कमेंट कर सकें? क्लाइमेट पॉलिसी इस वक्त जो भी है उसका तो हमने मुस्तकिल, आपने सुना भी होगा और आपका मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ। आपके प्रोग्राम ने भी हमेशा एक इस पर क्लियर व्यू रखा है ना। जब आपका मौक़िफ़ जाहिर क्लियर होता है उससे फर्क पड़ता है। तो हमने भी इस पर पहले दिन पर आपने सुना होगा मैंने फोकस किया इंटरनेशनल चैनल्स पे, क्योंकि ये मुकदमा भी पूरा एक आलमी दुनिया का मुकदमा है जहाँ हमारे जैसे ममालिक जो आपको जैसे कह रहे हैं 1% से बहुत कम एमिटर हैं, तो उनको ग्लोबल वार्मिंग की जो माहौल में एक गरमाइश आ गई है बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त, और जो तबाहकारियाँ उससे पैदा हो रही हैं उसका हवाला हमें मुस्तकिल देना होगा। हम और ये हमने शुरू किया है। आपने हर जगह सुना होगा ये मुकदमे की गूंज हर तरफ पहुंची है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने आते ही पहली मीटिंग में इस बात को सराहा और एक्नॉलेज किया, और वही बयानियां लेके वही आगे चले। और ये सिर्फ ये कोई खोखला बयानियां नहीं है जी, ये हकीकत पर मबनी है। सही, ठीक तो एक जी, और दुनिया में जो इस वक्त नाइंसाफी हो रही है माहौलियात के हवाले से, एमिशंस और जो ट्रेडिंग चलती है और जो बार्गेन्स किए जाते हैं, खासतौर से COP26 में और COP25 में जो कमिटमेंट्स बड़े ममालिक ने किए उनको पूरे करने होंगे। और मैं समझती हूँ उन कमिटमेंट से बहुत आगे जाना होगा कि जो वादे किए हैं अपनी एमिशंस कम करने के, उसके अलावा जो ग्लोबल साउथ के ममालिक हैं जिस वक्त जो मैं समझती हूँ पाकिस्तान इस वक्त उनका लीडर है, इसमें आपको वसाइल मुंतकिल करने होंगे। और मैंने वाज़ेह तौर पर लॉस एंड डैमेज की कैटेगरी को क्लाइमेट फाइनेंस के पूरे एजेंडा, फॉर्मल एजेंडा पे रखने का मंसूबा बनाया हुआ है जी, और हमारे साथ बहुत ममालिक हों। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया। हम फ्यूचर में यकीनन आपको दोबारा तकलीफ पड़ा हम ये इशू है, लेकिन इससे पहले हम बात कर रहे थे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और जो कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मौजूद हैं। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्की और ईरान के सदूर से शहबाज शरीफ ने बड़ी अहम मुलाकातें की हैं। साबिक उज़्बेक सदर इस्लाम करीमोफ के मज़ार पर हाज़िरी भी दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब ज़दगान से इज़हार यकजहती और इमदाद पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया। उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द भी उज़्बेकिस्तान पहुंचा। शहबाज शरीफ ने 2 रोज़ा दौरे का आगाज मस्जिद खिज़र जाकर साबिक उज़्बेक सदर इस्लाम करीमोफ के मज़ार पर हाज़िरी और फातिहा खानी से किया। पाकिस्तानी वफ़द की पहली मुलाकात मेज़बान उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ से हुई। वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो, मिफ्ता इस्माइल और ख्वाजा आसिफ की मौजूदगी में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब ज़दगान से इज़हार यकजहती और अमदाद पर ताजिकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तवानाई, तिजारत और इक़्तिसादी शोबों समेत कसीरुल जहती 2 तरफ़ा तावन बढ़ाने और इलाकाई व बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादले ख्याल। शहबाज शरीफ ने कासा 1000 पावर ट्रांसमिशन मंसूबे की बरवक्त तकमील के अज़म का इयादा भी किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को दौरे की दावत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान
मेहमान ईरानी सरबराह मुमलिकत इब्राहिम रईसी, किर्गिज़स्तान के सदर सदैर जाबारोफ और बेलारूस के सदर से भी मुलाकातें हुई, जिनमें दो तरफा ताउन के फरोग, इलाकाई और खित्ते की सूरत हाल खसूसन अगवान मामलात ज़ेर बहस आए। चलिए, ये तो तमाम तर मुल्क मिल बैठे थे। अब ज़रा थोड़ा सा आपको यहाँ से आगे लेके चलते हैं, कुछ हज़ार किलोमीटर आगे, और वहाँ इंसिडेंट हुआ जी, मलका एलिज़ाबेथ दोम, उनकी हुई वफ़ात। उसके बाद शाही ख़ानदान के अफराद को मिले हैं नए एजाज़ात। चार्ल्स के बादशाह बनते ही शहज़ादा विलियम वली अहद बन गए और अहलिया कैथरीन मिडलटन नई प्रिंसेस ऑफ वेल्स बन गई हैं। और शहज़ादी डायना की मौत के 25 साल के बाद प्रिंसेस ऑफ वेल्स का टाइटल उन्हें दिया गया है। अब ये टाइटल क्यों दिया गया है, कितनी रिजेम्बलेंस है, ये ज़रा हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। करोड़ों दिलों पर राज करने वाली लेडी डायना वो वाकई शहजादी थी। उसकी ड्रेसिंग, स्टाइल, स्माइल, लोगों का ख्याल रखना, हर कोई तो उसका दीवाना था। शहजादी डायना की मौत के 25 साल बाद पहली बार प्रिंसेस ऑफ वेल्स का टाइटल कैथरीन मिडलटन को मिला, तो लोगों ने कैच का मुवाजना उनकी सास डायना से करना शुरू कर दिया। शादी के बाद से ही केट मिडलटन डायना के साथ जुड़ी हर शय, हर बात का खास ख्याल करती हैं। अपने किरदार गुफ्तार से शहजादी डायना को भूलने ही नहीं देती। जबकि शाही खानदान की दूसरी बहू और प्रिंस हैरी की अहलिया मेगन मार्कल का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। शादी के बाद रॉयल फैमिली से अलग होने वाले हैरी और मेगन ने मलका की आखिरी रसूमात में शिरकत की, लेकिन दोनों जरा खिंचे नजर आए। विंडसर कासल के बाहर आवाम से मिले और ताज़ियत की। सियाह लिबास में दोनों शहजादा और उनकी बेगमात के तासुरात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हैरी और मेगन अपनों के दरमियान भी गैर महफूज महसूस कर रहे थे। इसके बरक्स प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स विलियम और केट पुरवकार अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। वेस्टमिंस्टर हॉल में दादी मलिका एलिज़ाबेथ की याद में प्रिंस हैरी रो पड़े। दूसरी तरफ मेगन के एक्सप्रेशन सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस हैं। शाही खानदान से जुड़े तनाज़ात और मेगन की किताब इस सारे मामले को हवा दे रही हैं। अभी जो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है, ये तो खैर रिपोर्ट थी, लेकिन ये पूरी रिपोर्ट और ये पूरा टॉपिक इस वक्त पूरे बरतानिया बहुत ज़्यादा हॉट फेवरेट बना हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा हॉट फेवरेट है वो खान साहब की बौखलाहट है, क्योंकि लगता यूँ है कि इक़्तिदार से दूरी ने खान साहब को बौखलाहट में मुब्तला कर दिया है। महंगाई का जिक्र करते करते वो भूल गए हैं कि आटा किलो में बिकता है, कहने लगे कि आटा लीटर में तुलता है। अच्छा, इस पर फिर आवाम पूछ रहे हैं खान साहब आटा खाना है कि पीना है? 100 रुपए 40 करोड़ 180 नहीं 40 करोड़। इक़्तिदार से दूरी ने इमरान खान को बौखलाहट में मुब्तला कर रखा है। महंगाई का जिक्र करते करते खान साहिब ने आटे को लीटर में तोल डाला। आटा दुगना हो गया। 1 किलो आटा 50 रुपए हमारे दौर में 1 किलो आटा था, आज वो कराची के अंदर 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। डीजल का रेट भी गलत बताया। हम किस कीमत पे दे रहे थे डीजल? 146 रुपए लीटर। और ये कितने पे दे रहे हैं आप आज? 146 रुपए। 146 रुपए। भाई मारो मुझे मारो। कभी क़याम पाकिस्तान के वक्त आबादी को 40 करोड़ बताते हैं। जब पाकिस्तान बना है तो इसकी आबादी 40 करोड़ 40 करोड़ 40 करोड़, आज 22 करोड़ है। कभी 1600 180 का पहाड़ा पड़ते नजर आते हैं। 1600 180 180। सवाल ये है कि आजकल खान साहिब का दिमाग उनकी जबान का साथ नहीं दे रहा, या फिर जबान दिमाग का। 100 रुपए 40 करोड़ 180 146 रुपए। खामोशी।
तो आपने देखा कि यही लोग अब पूछ रहे हैं कि लीटर में करना है कि क्या करना है। वैसे किलो हो कि लीटर हो, जो चीज़ किलो में मिल रही है, जो चीज़ लीटर में मिल रही है, वो सब मिल ही नहीं रही है। आवाम की पहुंच से वैसे ही दूर है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब चीज़ महंगी होती है तो आवाम किस तरह से वो चीज़ खरीद सकते हैं। मुनाफाखोरी, और वो जो मुनाफाखोरी में मिडल मैन का किरदार है वो सबसे ज़्यादा अहम होता है। सिंध हुकूमत की जानिब से गंदम की सपोर्ट प्राइस में अचानक इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से 4 रोज़ के दौरान हमने देखा कि आटे की फ़ी किलो कीमत 15 से 20 रुपये बढ़ चुकी है। कराची में 1 किलो चक्की के आटे की कीमत 132 रुपये फ़ी किलो है। फैसलाबाद, कोयटा समेत दीगर इलाकों में भी कीमतें बढ़ चुकी हैं। कीमतें नीचे आएंगी या नहीं आएंगी या फिर मज़ीद बढ़ जाएंगी? आवाम क्या रोटी खा सकते हैं या फिर रोटी से भी हाथ धो बैठे और अब बस ये सोचेंगे कि रूखा सालन ही खाना है? इसकी क्या वजह है? हमारे नुमाइंदे रिजवान आलम इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल, और इसके अलावा चेयरमैन कराची होल सेल्स क्लोथ एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे रिजवान ये बताएं कि ये जो सपोर्ट प्राइस में इजाफा हुआ है, क्या वजह बनी है इसकी? देखें, ये सरकारी कीमत हुकूमत हर दफ़ा ऐलान करती है हर साल। वो किसानों के लिए होता है कि उनको जो है वो गंदम की अच्छी कीमत मिल जाए और वो हालात के मुताबिक मुकर्रर की जाती है। जैसे भी अगर आपकी फसल अच्छी नहीं हुई है और गंदम कम है तो उसको देखते हुए हुकूमत मुकर्रर करती है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा पहली बार हुआ है कि 45 रुपये केजी जो है सपोर्ट प्राइस जो है वो बढ़ा दी गई है, यानी ऑलमोस्ट डबल कर दी गई है। हुकूमत ने आटे की कीमतें में जो इस्तेहकाम आना था या कमी का जो इम्कानात थे वो सारे ख़त्म कर दिए। ना सिर्फ ख़त्म कर दिए बल्कि अभी 7 महीने पहले ही ये अनाउंस कर दी गई है। गैर संजीदगी का आलम यह है कि अभी जो है देखें, इनको अभी होना ये चाहिए था कि अभी इस चीज़ को थोड़ा सा डेफर किया जाता। अभी इसको इस वक्त इस मौके पर अनाउंस ही नहीं किया जाता, क्योंकि ऑलमोस्ट पहले ही हमारी अंजरी कर चुकी थी आटे की कीमतें और मुसलसल बढ़ रही थी। तो अभी इन्होंने ऐलान करा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शजील मेमन ने, सूबाई वज़ीर हैं सिंध के हुकूमत के, लेकिन अभी तक इसका नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है। अभी सरकारी आप ऐलान कर रहे हैं जिसका ताल्लुक अब सिंध की जो है करोड़ों की आबादी से है। 3 करोड़ की आबादी कराची में है, यहाँ गंदम पैदा नहीं होती, सारी गंदम यहाँ आती है सिंध से। आपने ये तक नहीं सोचा कि ये एकदम से हम ऐलान करेंगे तो कीमतों में आग लग जाएगी, पर लग जाएंगी, और वही हुआ। हमने देखा कि ये सिर्फ 4 से 5 रोज़ में जैसे ही गवर्नमेंट ने ऐलान किया, ऐलान करने से पहले ही खबर मार्केट में तो आ जाती है कि ये होने जा रहा है। तो जब ये हुआ तो हमने देखा गंदम जो 87 बिक रही थी ओपन मार्केट में, वो पहले 92, फिर 94, फिर 100 और 102 पे जो है उसकी कीमत पहुंच गई। जब गंदम की फ़ी किलो कीमत 102 और 100 हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि आटा कहाँ जाएगा। एब्सोल्युटली। अच्छा, इसमें रऊफ साहब मैं ये भी आपसे जानना चाह रहा था, हमने देखा कि एक तो ये हुकूमत ने सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी, अब इसकी वजह शायद वो सैलाब को भी गर्दानेंगे या दीगर चीज़ों को भी करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकारी गोदामों में इतना आटा रखा, ख़राब सड़ा। हमारे नुमाइंदों ने जाके ये रिपोर्ट पानी रोकने के लिए वो बोरियां रखी जा रही थी। मतलब ये सिचुएशन, ये सैलाब की वजह से ज़्यादा इसको समझें या फिर ये मिसमैनेजमेंट है या फिर कोई तीसरा मामला है? देखिए, मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में इस तरह कीमतें नहीं होती हैं। ठीक है, ये इन्फ्लेशन आप रिकॉर्ड कर लें कि 34 रुपये नेक्स्ट ईयर था, यानी इससे पिछला साल जो गवर्नमेंट प्राइस थी उसको बढ़ा के उन्होंने 50 रुपये किया। आप अंदाज़ा लगा लें, ऑलमोस्ट 35% उन्होंने बढ़ा दिए। अब ये कौन सा कानून आ गया आज कि ये 50 रुपये से सीधा 100 रुपये गवर्नमेंट प्राइस? तो आप ये देखें इन्फ्लेशन कितना बड़ा है। अगर हम डॉलर को भी कैलकुलेट कर लें कि 170 रुपये में डॉलर था पिछला जब हमने ये अनाउंस किया गवर्नमेंट प्राइस, और आज अगर 230 रुपये में है तो कितना फ़र्क पड़ गया आप लगा दें। इतना फ़र्क नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इसके 65 होने चाहिए रेट, ना कि 100 रुपये होना चाहिए। सही है। क्योंकि कमोडिटीज़ का बादशाह जो कहलाता है ना गंदम है, वैसी खुराक ही हमारी है। अगर हम इस तरह फैसले करते कि चंद तबकात को नवाजने के लिए, ये सैलाब ज़दगान का तो एक बहाना है। देखें, चंद तबकात पे ही रहता है। कौन से जो देखें आप, मैं बताता हूँ, जो किसान, जो छोटा किसान है ना, वो ज़मींदारों के मातहत होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, पिछले साल भी यही हुआ, जो गंदम का जो रेट फिक्स किया गया था ना 50 रुपये था, लेकिन आप यकीन माने कि किसी भी सर्वे इस दफ़ा भी करवा लेना आप, तो 36 रुपये में से उन छोटे किसानों से लिया गया और 40 रुपये में लिया गया मिडल मैन और ज़मींदारों ने। वो स्टॉक हुआ, वो पूरे सिंध में हुआ। स्टॉक अलाउ ही नहीं है कि गंदम आप स्टॉक कर सकते हैं। क्यों हुआ? प्रोक्योरमेंट इन्होंने कम की, सिंध गवर्नमेंट ने,
जाहिर सी बात है, जब नवाजने की पॉलिसी होगी तो फिर ये मुल्क में अलमिया है कि हम 23-24 करोड़ आवाम को नहीं देख रहे हैं। दूसरा मैं आपसे ये बात कहूँ कि यूक्रेन और रशिया में एक जंग सा माहौल है। जी। जब टीसीपी ने जो गंदम खरीदा $500 के करीब खरीदा पहला सौदा, इसके बाद 400 और कुछ में हुआ, तो उनके सौदे हुए। इसके बाद इनका लास्ट अभी जो प्राइस आ रही है, जो प्राइवेट इम्पोर्टरों को ये अलाउ कर रहे हैं 8 लाख टन, उसमें जो हमारे पास प्राइस आ रही है $330 आ रही है। सही। वो भी जंग के माहौल की वजह से आ रही है। दूसरा, उनका रशिया और यूक्रेन का क्रॉप अभी 2 महीने 1.5 महीने बाद लग जाएगा। इसकी ओरिजिनल प्राइस है ना सर, वो $290-250 होते हैं, बहुत ज़्यादा 290। ये जंग के माहौल की वजह से। अगर ये गवर्नमेंट ने तय कर दिया 100 रुपये, तो आप क्या समझते हैं, एक दफ़ा पाकिस्तान में चीज़ बढ़ जाएगी तो फिर कम हो सकती है? अभी भी नहीं, हम सोचते रह जाते हैं। वो गवर्नमेंट की तरफ से कह भी दिया जाता है सर, लेकिन फिर भी नहीं आती और अवाम पछताते रहते हैं। ये ना सिर्फ, मैं एक फैसलाबाद का पैकेज दिखाना चाह रही हूँ, ना सिर्फ सिंध की सूरत हाल है, बल्कि सर फैसलाबाद में गंदम का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने कीमत आसमान पर पहुँचा दी है। फीमन गंदम 4000 में मिल रही है। आटा भी मार्केट से नायाब होने लगा है। अब्दुल अहद की रिपोर्ट देखते हैं, फिर मजीद बात करेंगे। माफिया पंजाब हुकूमत को तिगरी का नाच नचाने लगा। फैसलाबाद में गंदम की मसनूई किल्लत से कीमत 4000 रुपये फीमन तक जा पहुंची। अवाम को आटा कितने रुपए किलो में दस्तयाब है, आइए जान लेते हैं। आटा 120 रुपए से भी ऊपर है और वो भी दस्तयाब नहीं है। अगर कहीं से मिलता है आपको तो ब्लैक में मिलेगा। और ये जो गवर्नमेंट का इन्होंने ढोंग रचाया ना, गवर्नमेंट आटा दे रही है, वो कोई आटा नहीं है। 10 किलो का एक तोड़ा देते हैं, वो भी लाइनों में लग लग के। ये सारी ड्रामेगिरी है। ये माल ज़्यादा ना कराची आ रहा है, कराची रेट ज़्यादा है। कराची रेट है 100 रुपये किलो का, गंदम का साफ़ी रेट है। इस वजह से ना उधर माल जा रहा है, इस वजह से इधर पंजाब में भी ना शार्टेज होगी गंदम की। तो पंजाब हुकूमत की भी कोई कारकर्दगी नहीं है। गंदम का रेट आज से 4 से 5 दिन पहले रेट था तकरीबन 3200 रुपया, आज रेट है 3500-3600 रुपया। ना कोई पूछने वाला है, ना इधर के रह गई अवाम, ना उधर के रह गई। जो गरीब बंदा है वो बेचारे का 800 दिहाड़ी कमाता है, कोई कितना कमाता है तो वो क्या लेगा। अब पहले तो कोई 2 किलो 3 किलो आटा आ जाता था, अब कोई 100 का भी नहीं आता। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बायस आटे की कीमत भी 30 रुपये इजाफे के बाद 120 रुपये किलो तक जा पहुंची। ताहम हुकूमत पंजाब माफियाज को लगाम डालने में मुकम्मल नाकाम नजर आती है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। सवाल तो हैं और अभी मजीद हैं, लेकिन अभी ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात करें आटे की शॉर्टेज की या फिर उसकी बढ़ती हुई कीमतों की। और जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो आवाम की पहुंच से आटा हो या कोई सब्जी हो या गोश्त हो, पहुंच से आवाम की दूर हो जाता है। अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे रिपोर्टर रिजवान भी मौजूद है। अच्छा रिजवान, मुझे ये बताएं कि हम बात कर रहे थे, जब हमने ये खबर अपने नाज़रीन को दी कि यहाँ पर फुल स्टॉप लगता हुआ हमें नज़र आएगा या नहीं। मैं बड़ा शॉर्टली कमेंट चाह रही हूँ आपसे, चूँकि जैसे फैसल ने कहा कि सैलाब की सूरत हाल है, ये रीज़न भी बाद में बना दिया जाएगा, तो कहीं पर अब हम ये सोचें कि ये कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, जब 100 रुपये सरकारी कीमत गंदम की हो जाए तो आटा फिर कैसे नीचे आ सकता है। अब ये तो मतलब मैं लिख के आपको देने को तैयार हूँ कि आटा 135 रुपये 140 रुपये से नीचे नहीं बिकेगा, जो इस वक्त सूरत हाल है। क्योंकि हम पहली शॉर्टेज पे भी खड़े हुए, गंदम की 7-8 लाख टन की वैसे ही शॉर्टेज है। फिर सिंध हुकूमत ने जो है ना, वो अपनी जो ज़ख़ीरा करते हैं, महफूज ज़ख़ायर बनाते हैं गंदम की, वो काम भी ठीक से नहीं किया। ये कहानी शुरू होती है आज से 3-4 महीने पहले से, जब हुकूमत सिंध को जो है वो गंदम ज़ख़ीरा करनी थी, किसानों से ख़रीदनी थी, और उन्होंने इस सिलसिले में ज़िलाबंदी लगाई। ज़िलाबंदी लगा के उन्होंने इतना मतलब देर लगाई, नाअहली उनकी ये है कि वो प्रोक्योरमेंट शुरू नहीं कर सके, पूरी मुकम्मल नहीं कर सके वक्त पे अपनी, और ज़िलाबंदी लगाए रखी इसके लिए। और कराची में इसकी वजह से आटा महंगा होता रहा, क्योंकि वहाँ से कराची में तो गंदम होती नहीं है, इंटीरियर सिंध से गंदम आती है, तो जो ट्रक आ रहे थे वो चोरी छुपे आ रहे थे, रिश्वत ज़्यादा दे के आ रहे थे, उनका रेट बढ़ रहा था। अब सूरत हाल सैलाब की आ गई है। अब सैलाब की सूरत, मैं आपको देखें, इसमें एक बुनियादी बात ये, हुकूमत ने इतना ऐसा अचानक ऐसा फैसला किया क्यों? ये तो मतलब सोचने वाली बात है ना। करोड़ों की आबादी का जिस फैसले से ताल्लुक है, वो 4 बंदे बैठ के कर ले और आटे के रेट इतने बढ़ जाए, लोगों की जेबों से अरबों रुपए निकल
निकल जाएंगे। महंगाई का आलम क्या होगा जो पहले इस वक्त 42 पे खाने पीने की चीज़ों की पहुंच चुकी है। तो ये मैं आपको बताता हूँ क्यों किया है। हमने रब्ता किया लोगों से, स्टेक होल्डर से, फिलार मिल से, आटा डीलर से, होलसेलर से। मैंने कहा ये फैसला कैसे हुआ है? बढ़ता है 5 रुपये बढ़ते हैं सपोर्ट प्राइस, 10 रुपये बढ़ती है, 45 रुपये केजी। ऐसा तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। पाकिस्तान का सबसे महंगा तरीन आटा कराची में फ़रोख्त हो रहा है। क्यों? ये सब है क्या? गेम क्या है? उन्होंने कहा देखिए सैलाब आ गया। अच्छा, सैलाब आने के बाद हुकूमत सिंध के ऊपर जो तनकीद हो रही है ना, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इतनी ज़्यादा अवामी तनकीद है और इतनी ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर है। नहीं तो अवामी तनकीद में उन्होंने ये किया कि आटे की प्राइस बढ़ा दी। नहीं, उसका मतलब क्या मैं बता रहा हूँ आगे। वो ये किया कि वो पानी नहीं निकाल सकते नए लिए। अच्छा। वो उन्होंने पहले से वो काम नहीं किया जिसकी वजह से ये नुकसान सैलाब के कम होते। ठीक है, अब उन्होंने इतनी कीमत बढ़ाई गंदम की कि लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई है। अब अच्छा। वो इसमें एक बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो लोग खुद अपनी ज़मीनों से पानी निकालेंगे, ज़मीन को जल्दी तैयार करेंगे, बीज बोएंगे, गंदम उगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इनके ऊपर जो बहरान गंदम का पैदा हो, लोगों से मज़ीद इनके ऊपर तनकीद ना। अच्छा, अगर सब आखिर में ये बताइए, लोगों को भी पता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लोग सबसे ज़्यादा ये इंटरेस्टेड है जानने में कीमत कहाँ जाके रुकेगी नहीं रुकेगी। देखिए, अगर ये इन लोगों ने वापस नहीं लिया ना, ये जो 100 रुपये का फैसला है, ये किनको कोई बताने वाला हो कि इन्फ्लेशन के हिसाब से कर लें, डॉलर जितना बढ़ा है उसके हिसाब से कर लें, तो भी 10 रुपये बढ़ा सकते हैं, 12 रुपये बढ़ा सकते हैं। इस तरह का तूफ़ान नहीं ला सकते। जब देखें किसी भी ताजिर बरादरी को नफ़ा चाहिए। हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये मैं अपील करूंगा अपने तवस्सुत, आपके टीवी के तवस्सुत से, कि उन्होंने 8 लाख मेट्रिक टन का अलाउ किया है प्राइवेट इम्पोर्टरों को, उसको तकरीबन 35 लाख टन कर दिया जाए, ताकि प्राइवेट इम्पोर्टर भी कंपटीशन में आए। वो जाहिर सी बात है कि वो अपना जहाज लेके घर नहीं बैठेगा, बिल्कुल वो भी बेचेगा। अब गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ही रखनी है ऐसी चीज़ें और संभाल भी नहीं पा रहे, तो प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्वमेंट की जाए। बिल्कुल। दूसरा, आप ये समझ रहे हैं कि हम सिर्फ गवर्नमेंट को तनकीद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे फ्लोर मिल भी माफिया इसमें इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि हम वन साइडेड बात करें। अब जैसे आप पंजाब में बात कर रहे हैं, पंजाब में जो प्राइस है ना कोटे की, वो तकरीबन 52 रुपये 53 रुपये है। और यहाँ देखिए कोटे की, यानी जो गवर्नमेंट कोटा देती है, हमारे यहाँ जो कोटा दिया जाएगा वो अक्टूबर में दिया जाएगा। मैं आपके टीवी के तवज्जुह से ये भी कहूँगा कि इस रेट को रोकने का एक वाहिद तरीका है कि जो अक्टूबर में आपने कोटा देना है, विदिन आप 24 घंटे के अंदर इसको इशू करें और एक ऐसी प्राइस दें ताकि 60 रुपये हो, 65 रुपये हो, ताकि ये आटा 75 में बिके। अब हमारे अलमिया ये है कि देखें, जो 56 रुपये वहाँ मिल रहा है ना, वो भी कोई कम नहीं बिक रहा है, वो भी 87 रुपये बिक रहा है पंजाब में। कि अगर कोटे को रोक लिया जाए तो 75 में बिक सकता है, या देखिए उसके लिए भी इकदाम उठाने पड़ेंगे। जैसे पंजाब में भी बेलगाम छोड़ा हुआ है। अभी आप मेरी बात सुन लें थोड़ी सी। 56 रुपये है एक, जब गंदम आती है ना, जिसको वॉश किया जाता है, एक वॉशिंग मशीन में डाला जाता है जिसमें 4 घंटे वो रहती है। उसमें जब वज़न इंक्रीज़ हो जाता है उसका 4 किलो तकरीबन हो जाता है। सही है। तो वो जब वो पीसते हैं तो इनको 3-4 किलो एक्सेस मिलता है। अच्छा। अब वो 3-4 किलो में उनके बिजली के बिल वगैरह निकल जाते हैं। हमने कहा ठीक है यार, बिजली के बिल को भी छोड़ें आप, 5 रुपये आप समझे कॉस्टिंग लगा लें, 5 रुपये आप अपना नफ़ा लगा लें। तो आप कितना प्राइस हुआ आप बता दें? 66 रुपये, 66। ये 87 क्यों बिक रहा है? सर बात वही आगे ना, अगर करना चाहे, लेकिन मसला ये कि अगर और मगर वाली जहाँ बात आती है, वहाँ पर कुर्सियों पे बैठे कुछ नहीं लोग करते, अवाम पिस जाती है। जैसे आटा पिस रहा है ना, और अवाम भी बेचारी उस आटे में पिसती हुई नजर आ रही है। बेहद शुक्रिया सर, आप हमारे साथ। मैं जल्दी से एक मिसाल दे दूं बस। देखें, यहाँ पे प्याज और टमाटर की कीमतें आसमान पे पहुँच गई थी जैसे ही सैलाब आया। ठीक है, उन्होंने ईरान से, अफगानिस्तान से दरामद करी, यहाँ 150-200 ट्रक आए, ज़मीन पे आ गई प्राइस। अभी ये सिर्फ ऐलान कर दें आके कि ये आटे की कीमतें बढ़ने हम नहीं देंगे, अगर किसी ने सट्टाबाजी की, माफिया ने अपनी ताकत दिखाई, तो हम ये इम्पोर्ट करेंगे और सारा जो ना ओपन कर देंगे। देखें कैसे नीचे आते। एक सेकंड मुझे भी दे दें। अगर ये जितनी गंदम सब्सिडी की दी जाती है ना, फ्लोर मिल को सब्सिडी दी जाती है कि आवाम को सस्ता आटा मिले, जितनी गंदम दे फ्लोर मिल को, चाहे पूरे पाकिस्तान में, उतना आटा वसूल करे, जब तो बात बनेगी। अब इन्होंने बेलगाम छोड़ा हुआ है
तो ये नहीं हो सकता। बेलगाम छोड़ेंगे तो कीमतें भी बेलगाम ही जाएंगी। बहुत शुक्रिया साहब मौजूद थे हमारे साथ और रिजवान मौजूद थे। तो ये सूरत हाल बनी हुई है। हुकूमत चाहे आज इक़दाम करे, आटे की कीमत आज नीचे आए, देखते हैं कि करते हैं कि नहीं। अच्छा जी, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब हालिया बारिशों और सैलाब से मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान 6 बच्चों और 10 खातून समेत मजीद 22 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। हलाकतें 1500 से तजावुज़ कर गई हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 13 अफराद बलूचिस्तान में, 1 शख्स खैबर पख्तूनख्वा और 8 अफराद सिंध में लुक़मा अजल बन गए। जैसे कि हमने बात की बलूचिस्तान की और सिंध की, वहाँ पर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमने कोशिश की आज कि हम ज़रा बात कर सकें। बलूचिस्तान में हमारे ब्यूरो चीफ जलाल नूरजई हमारे साथ मौजूद है और इसके अलावा सखर से साहिल जोगी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम जलाल आपके पास आते हैं। आप मौजूद हैं सोबतपुर में, ज़रा बताइए, क्योंकि कुछ दिन पहले जो स्पोक्स पर्सन थी फराजीम वो आई थी हमारे पास, उन्होंने टॉल क्लेम्स किए थे। कितने वो टॉल क्लेम्स कंसोलिडेटेड हैं, कितने दावे पक्के हैं उनके, ज़रा बताइए। देखें कि अगर बात सूबे की हुकूमत की जाए तो उन मानों में यहाँ सूबे की हुकूमत की प्रेजेंस नहीं है। और मैं गुज़िश्ता दिन से ज़िला सोबतपुर में हूँ और मैंने यहाँ नसीराबाद का और जाफराबाद इन तमाम इलाकों का मैं खुद अपनी आंखों से मुशाहिदा किया है। और वहाँ एक सोबतपुर के अंदर बिलखसूस जो कि पूरा ज़िला और उसके इर्द गिर्द के इलाके वो पानी में डूबे हुए हैं, हत्ता कि अदालतें, सरकारी इदारे और वहाँ का जो वाहिद सरकारी अस्पताल है वो तक पानी में डूबा हुआ है। और जब सरकारी अस्पताल उस पानी में डूबा हो तो फिर ये जो एक इलाज की जो एक उम्मीद है वो फिर कहाँ से पूरी हो। और फिर सड़कों के किनारे लोगों ने खुद से चारपाइयाँ लगा के छाँव बना के बैठे हुए हैं और एक जम गफीर को अब तक खेमे नहीं मिल सके हैं और इन्हें साफ पीने के साफ पानी का बहुत बड़ा मसला है। और फिर कल ही मेरी बात वहाँ के सोबतपुर के अंदर सरकारी डॉक्टरों से हुई। वहाँ के एमएस ने बताया कि मलेरिया की टैबलेट्स अभी तक अवेलेबल नहीं है। चीफ सेक्रेटरी साहब जब वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ आए थे तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में वो मेडिसिन वो तमाम फराम कर दी जाएगी, लेकिन नहीं है। और मलेरिया के केसेस में पेट की मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं और इसी तरह कुत्ते के काटने के वाक़यात है और बिच्छू के काटने और इसी तरह सांप के डसने के वाक़यात। ये पूरी इस सूरत हाल ने इस सोबतपुर के आवाम को, मुतासरीन को आड़े हाथों लिया हुआ है, घेरे उसमें लिया हुआ है। यानी इस वक्त जो सूरत हाल है सोबतपुर के अंदर वो बहुत ही करिया है, बहुत ही खौफनाक है, जिस पर फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। इन्हें खुराक की ज़रूरत है, उन्हें साफ़ पानी बिलखसूस यौमिया बुनियादों पर उसकी ज़रूरत है, जो कि बकौले मुतासरीन के हर 3 दिन बाद कोई टैंकर आके उन्हें पानी दे। अभी 3 दिन से एक पूरी फैमिली जिसमें 10 बंदे होते हैं, जिसमें 7 बंदे होते हैं, जिसमें 8 बंदे होते हैं, ये उनके लिए नाकाफी है। जाहिर है उनके पास तो रोजगार नहीं है, उनके पास अब मजीद आने जाने की कोई सहूलियात मजीद रही है। जी। और जलाल आप कह रहे हैं ना कि थोड़ी सी तवज्जो, ये बहुत तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे अपने बहन भाई हैं जो इस तरह की मुश्किल में मुश्किलात से दो चार है, लेकिन समझने और सुनने को कोई तैयार ही नहीं होता। जब हम बलूचिस्तान की इंतज़ामिया से बात करते तो वो यहाँ पर बैठ के कहते हैं कि सब अच्छा है, जबकि हमारे रिपोर्टर तो ऑन ग्राउंड है और वो हकीकत दिखा रहे होते हैं। बेहद शुक्रिया। अच्छा, ज़रा सकते हैं, बारिश ने इंतज़ामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। यहाँ पर भी हमने देखा कि बारिश हुई, तबाहकारियाँ हुई और फिर हुआ ये जनाब कि नकासियाब का जो निज़ाम है उसका मुँह बोलते सबूत इस वक्त मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं कि पानी कहीं से नहीं निकाला गया, मच्छर इस पानी में पैदा हो रहे हैं, गंदगी। अब आप देखिए किसी पानी में बच्चे बेचारे जो हैं वो गलियाँ क्रॉस करने पर, मस्जिद जाने पर मजबूर हैं। ये रिहायशी इलाका है जहाँ पर ये गंदगी हम देख रहे हैं। हमारे रिपोर्टर साहिल जोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं। साहिल बताएगा, बारिश हुए कई रोज़ गुजर गए, अब तो पानी खुद ब खुद हल्का हल्का सूखना भी शुरू हो गया और जो पानी यहाँ पर मौजूद है उसमें मच्छर मक्खियाँ पैदा होना शुरू हो गई है। कहाँ है इंतज़ामिया, क्यों कोई तवज्जो नहीं दिलाई जा रही?
जी देखिए महक, यहाँ पर इंतजामिया तो पुरस्रार तौर पर लापता है, कहीं हमें नज़र नहीं आ रही है। बारिश को रुके 1 माह से ज़ायद का अरसा गुजर गया है, लेकिन शहर के बेशतर इलाके हैं वहाँ पर पानी मौजूद है। नवागोट, गोल टकरी, भूसा लाइन, बेनज़ीर कॉलोनी और दीगर इलाकों की हम बात करेंगे तो वहाँ पर घरों में, गलियों में जो 1 फीट से ज़ायद जो पानी है वो जमो है अभी तक। ये देखें कि यहाँ पर हम बेनज़ीर कॉलोनी में मौजूद है तो वहाँ पर भी गलियों में, सड़कों में और मसाजिद के सामने भी पानी मौजूद है। और इसका भी एक सबब है कि ये पानी आखिर निकल क्यों नहीं रहा। तो इस हवाले से सीवरेज की जो मेगा लाइन है माइक्रो कॉलोनी से माका ड्रेज तक वो डाली गई थी। ये जून जुलाई की बात है कि बारिश से 1 माह कबल जो सीवरेज की लाइन 87 करोड़ रुपए की सीवरेज की लाइन, लेकिन वो चलते ही फेल हो गई और फेल होने के बायस जो सखर शहर का 70% रायशी इलाका और कारोबारी मरकज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर डूब गए हैं। अभी तक जो है पानी नहीं निकाला जा सका है। तो इस हवाले से जब हमने बात की है एक्सीएन नोमान कल्हड़ो से, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एक्सीएन, तो उनका ये कहना है कि ये जो ड्रेनेज का पानी है तो थोड़ा जो हमारी लाइन है वो चौक हो गई है, तो इस हवाले से ये पानी मौजूद है। तो जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर ठेकेदार की नाकस कारकर्दगी के बायस जो मुबैना तौर पर मटीरियल का नाकस इस्तेमाल हुआ है, तो इस हवाले से यहाँ पर लाइनें चौक हो रही है। जब हमारी बात हुई है नासिर हुसैन शाह साहब से जो वजीर बल्दिया थे, उनका भी ये कहना था कि जिन अफसरान की जो कोताही है वो होगी, जिन अफसरान की कोताही है उनको लाइमलाइट में लाया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो कब होगी ये नहीं पता। हो ये रहा है कि लोग बड़ी मुश्किल में हैं। और आखिर में हम आपको बताएं, बैरून मुल्क मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम रह गई पेशावर एयरपोर्ट पे, जहां मुल्जिम के जिस्म से आइस के 57 कैप्सूल्स बरामद किए गए हैं। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुर्रहमान ने हमें ज्वाइन किया। जी अब्दुर्रहमान बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल के सामने जो है वो जिस्म के नाजुक हिस्सों में जो आइस बने कैप्सूल 57 वो सऊदी अरब उम्रे के बहाने स्मगल करने की कोशिश की। और मुल्जिम जो है वो उसकी वालदा, उसकी बीवी और 3 बच्चे, उनको मोटर व्हीकल प्लाजे से रोका गया और फिर LRH अस्पताल में जाकर उसके बजट के नाजुक हिस्सों से ये कैप्सूल बरामद हुए। मुल्जिम ने एतराफ़ किया कि इस वो 7 बार अपने खानदान के अमरा उम्रे की आड़ में जो है ये मनशियात स्मगल कर चुका है। इससे पहले जो है मुख्तलिफ जो स्मगलर थे वो हेरोइन, चर्च, अफ्यून जो है कैप्सूल ठीक है अब्दुर्रहमान, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। 2 दिन बेस्ट ऑफ नया दिन जरूर देखिएगा, फीडबैक दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।